टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ विभिन्न विषयों पर आधारित प्रश्नों और उनकी व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और बेहतर हो सके और आप अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं भूगोल के 6 एपिसोड में शामिल प्रश्नों को और उनकी व्याख्या को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाथी मुख्यतः असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में मिलते हैं, जबकि एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के कच्छ और दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। दूसरा कथन है, कच्छ का रण और थार रेगिस्तान क्रमशः भारतीय बाइसन और ऊंटों के प्राकृतिक पर्यावास हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? और है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला कथन ही यहाँ पर मात्र सही है। दरअसल भारत अद्वितीय जीव जंतुओं की विविधता से भरा हुआ समृद्ध देश है, जहां अगर हम पशुओं की बात करें तो लगभग 90,000 पशु प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं और लगभग 2,000 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया की पक्षी प्रजातियों का लगभग 13% है। तो पक्षियों की प्रजातियों में पूरी दुनिया की पक्षी प्रजाति का 13% पाया जाता है भारत में। पशु प्रजाति लगभग 90,000, और अगर हम बात करें मत्स्य की यानी मछलियों की तो 2546 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जो संपूर्ण यदि पूरे विश्व की बात करें तो वैश्विक जो मत्स्य उत्पादन है, ये मत्स्य की जो प्रजातियां हैं उनमें से 12% लगभग भारत में पाई जाती हैं। यानी हम भारत के बारे में क्या कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं हाथी के संदर्भ में जो प्रश्न में पूछा गया है। दरअसल हाथी एक शानदार स्तनधारियों में से एक है जो भारत में पाया जाता है। यह भारत में असम, कर्नाटक, केरल इनके उष्ण और आर्द्र वनीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी पहला कथन हमारा सही है। यानी ये अब बात करें अगर एक सींग वाले गेंडे की, तो एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के कच्छ और दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी पहला कथन यहाँ सही है। दूसरा कथन क्या है कि कच्छ का रण और थार रेगिस्तान क्रमशः भारतीय बाइसन और ऊंटों के प्राकृतिक पर्यावास है। देखिए, अगर हम बात करें थार रेगिस्तान की, तो थार रेगिस्तान में वाकई क्या प्राकृतिक रूप से क्या है, ऊंट पाए जाते हैं। ऊंटों के प्राकृतिक पर्यावास के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन भारतीय बाइसन इस रीजन में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में आपको क्या नोट करना है कि यद्यपि थार में राजस्थान में थार रेगिस्तान तथा गुजरात में कच्छ का रण शुष्क क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से ऊंट और जंगली गधे का पर्यावास है। भारतीय बाइसन यानी गौर पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक वनवासी प्रजाति है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ गलत हो जाएगा, पहला सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण हिमनदी गतिविधियों के कारण हुआ है। दूसरा कथन है, भारत की अधिकांश मीठे पानी की झीलें हिमनदी उत्पत्ति की हैं और हिमालय क्षेत्र में केंद्रित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। अगर बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2, यानी यहाँ पर केवल दूसरा कथन ही सही है। देखिए, भारत की अधिकांश मीठे पानी की झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। किस रीजन में है? हिमालय रीजन में, हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर अधिकांश मीठे पानी की झीलें या पाई जाती हैं। ठीक है, उत्पत्ति का कारण भी क्या है? दरअसल हिमनदी या हिमनद जो बहता है, वो जहां गड्ढे हैं उन गड्ढों में पानी भर जाता है और इसी से ही मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के संदर्भ में हिमनदों से ही मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है जब ग्लेशियर्स इन बेसिन में भरते हैं, और आप देखिए हिमनद आगे बहते हुए चले जाते हैं, ग्लेशियर पिघल के नीचे भरते हैं और इससे ही झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला कथन है वो ध्यान रखिएगा कि सही नहीं है। वुलर झील दरअसल इसका जो निर्माण है वो हिमनदी गतिविधियों के कारण नहीं हुआ है। वुलर झील का निर्माण हुआ है टेक्टोनिक या आप कह सकते हैं विवर्तनिकी घटना की फलस्वरूप, जबकि अधिकांश मीठे पानी की झीलें हिमनदी उत्पत्ति की हैं और हिमालय क्षेत्र में केंद्रित है। यह कथन यहाँ पर सही हो जाता है। हिमनदी गतिविधियों के कारण वुलर झील का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए वजह से यह पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो भारत के अधिकांश मीठे पानी की झीलों का निर्माण तब हुआ है जब ग्लेशियरों ने पर्वतीय भूभाग में बेसिन बना दिए, जो बाद में बर्फ और हिम के पिघले हुए जल से भर गए। इसलिए आमतौर पर उच्च ऊंचाई पर स्थित होती हैं ये
हिमनदी झीलें, आप कह सकते हैं मीठे पानी की झीलें, जो हिमनद अपवाह द्वारा पोषित होती रहती है, यानी हिमनद जो बहता रहता है उसके जरिए ही उसमें जल आगे बढ़ता रहता है, ये झीलें वहां से जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में स्थित वुलर झील इनमें से एक अपवाद है। इसका निर्माण हिमनद प्रक्रियाओं से नहीं हुआ है, जबकि विवर्तनिक गतिविधि की परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जहां भूपर्पटी की गतिविधियों ने एक गड्ढा बनाया था और जो बाद में जल से भर गया था। ठीक है, तो उत्पत्ति में ये अंतर यहां पर पाया जाता है। बावजूद इसके ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, टर्शियरी कोयला क्षेत्र मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है, जिनमें मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। दूसरा, अवसादी उत्पत्ति वाले गोंडवाना कोयला क्षेत्र की भारत के कुल कोयला भंडार में लगभग 98% हिस्सेदारी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो, यानी यहाँ पे केवल दूसरा सेंटेंस ही सही है। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में, तो भारत में कोयला मुख्यतः दो भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाया जाता है। अब ये दो भूवैज्ञानिक संरचनाएं कौन कौन सी है? पहला है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। ठीक है, पहला है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। ठीक है, और दूसरी भूवैज्ञानिक संरचना की हम बात करें तो वह है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र। अगर हम बात करें इसी रीजन के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा, इनका आयु के आधार पर, वितरण के आधार पर, उनकी जो निर्माण की प्रक्रिया इनके आधार पर भिन्नता इनमें पाई जाती है। ठीक है, जिसमें जो निचले गोंडवाना युग के दौरान निर्मित हुए हैं उन्हें गोंडवाना कोयला ये कहा जाता है, और गोंडवाना कोयला मूलतः अवसादी है। ठीक है, यानी आप ध्यान रखें, जो गोंडवाना कोयला है वो क्या है? मूलतः अवसादी है। और अवसादी जो कोयला है, भारत में गोंडवाना कोयला यानी अवसादी उत्पत्ति वाले जो कोयला है उसकी भारत की कुल कोयला भंडार में लगभग 98% हिस्सेदारी है। यह कथन सही है इस बारे में। जबकि जब हम बात करते हैं टर्शियरी कोयला क्षेत्र की, मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जिसकी बात की गई है, यहाँ पर यह सेंटेंस हमारा गलत है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र यानी हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं भारत में, तो ध्यान रखिएगा, टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो भारत के कुल कोयला उत्पादन में केवल लगभग 2% का योगदान करते हैं, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इसके अलावा ध्यान रखें, ये असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं सिक्किम में पाए जाते हैं, जो एक बहुत ही नई भूवैज्ञानिक संरचना को दर्शाते हैं। इसलिए यहां पर ध्यान रखें, पहला कथन इसमें क्या लिखा है? मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि अवसादी रीजन की अगर हम बात करें, यानी निचले गोंडवाना लैंड की बात करें, तो इस दौरान निर्मित गोंडवाना कोयला क्षेत्र मूलतः अवसादी है तथा भारत की कुल कोयला भंडार उत्पादन का लगभग 98% इन्हीं से आता है। अब ये है कहां पर? ये ध्यान रखें, इस रीजन में। ठीक है, अब इस रीजन की बात करें तो दामोदर में झारखंड, पश्चिम बंगाल, सोन यानी मध्य प्रदेश वाला रीजन शामिल हो गया, छत्तीसगढ़ वाला रीजन शामिल हो गया, महानदी यानी ओडिशा, गोदावरी यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वर्धा यानी महाराष्ट्र नदी घाटियों में यह विस्तृत है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पर गोंडवाना कोयला क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, तो भारत के मैप में भी इसे देखना जरूरी था, इसलिए हमने इस संदर्भ में चर्चा को शामिल किया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जेट धाराएं और भारत की जलवायु पर उनके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी जेट धाराएं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिससे उत्तरी भारत में वर्षा तथा हिमपात देखने को मिलता है। और दूसरा कथन है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान तिब्बती पठार के गर्म होने के कारण पश्चिमी जेट धाराएं मजबूत हो जाती हैं, जिससे प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता प्राप्त होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक, यानी हमारा केवल एक कथन यहाँ पर सही है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें, जेट धाराओं की बात करें, भारत में दो तरीके से जेट धाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। शीत ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, ध्यान रखें, लगभग आप उपोष्ण कटिबंधीय रीजन कौन सा है? ये भारत है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा,
ठीक इसके ऊपर ये है उपोष्ण कटिबंधीय रीजन, उपोष्ण कटिबंधीय रीजन ठीक नीचे इसके भी दक्षिणी गोलार्ध में भी है उपोष्ण कटिबंधीय रीजन। ठीक है, अब उपोष्ण कटिबंधीय रीजन की जब बात की जाती है तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं। कौन सी? पश्चिमी जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी यानी इस ओर से आने वाली जेट धाराएं। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो जेट धारा है ये है उपोष्ण पछुआ जेट धारा, जिसे उपोष्ण जेट धारा भी कहा जाता है। ये हिमालय से टकराकर दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसमें से एक दक्षिणी हिस्सा ये है और जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ से जो उत्तर भारत की मैदान है यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा करती है, क्योंकि ये शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली जेट धारा है। जबकि अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु में कौन सी जेट धारा प्रवाहित होती है तो ये पूर्वी जेट धारा कहलाती है, जो ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है। ध्यान रखें, इसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा भी कहा जाता है, जो मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान रखें। तो शीत ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी धाराएं प्रवाहित होती हैं। हिमालय धारा को 2 शाखाओं में बांट देता है। ठीक है, और लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ ये इस रीजन पर क्या करता है? बारिश करती है। ओलावृष्टि वाला जो है शीत ऋतु में वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो भूमध्य जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये वहां से पश्चिमी विक्षोभों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विक्षोभ उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा, ओलावृष्टि तथा हिमालयी पहाड़ों में हिमपात का कारण बनते हैं, जिसके बाद उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं। यानी यहाँ पर पहला सेंटेंस अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरी की बात करें, क्या लिखा है? ग्रीष्म ऋतु के दौरान तिब्बती पठार के गर्म होने के कारण पश्चिमी जेट धाराएं मजबूत हो जाती है, जिससे प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा सेंटेंस दरअसल यहाँ पर गलत है। ग्रीष्म ऋतु में ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण विपरीत दिशा में हो जाता है और ये जो पश्चिमी जेट धारा यहाँ से आ रही है ना, इसकी जगह पूर्वी जेट स्ट्रीम काम करती है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम आ जाती है, जो तिब्बती पठार के तीव्र तापन के कारण बनी हुई होती है। यह पूर्वी जेट 15 डिग्री उत्तर के पास प्रायद्वीपीय भारत से होकर प्रवाहित होती है तथा दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता करती है। इसके दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में। ठीक है, तो ध्यान रखें, दूसरा सेंटेंस यहाँ गलत है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोरियोलिस प्रभाव के कारण पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिससे वे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। और दूसरा कथन है, गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। दरअसल दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर गलत है। अगर बात करें हम पूर्वी पवनों के संदर्भ में, तो पूर्वी पवनों को व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, नॉर्थ आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये उपोष्ण कटिबंधीय रीजन, उपोष्ण कटिबंधीय रीजन। ठीक है, यानी कौन सा रीजन है? ये हाई प्रेशर रीजन है, ये हाई प्रेशर रीजन है। ठीक है, पवनों की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी भूमध्य रेखा की ओर। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध, देखिए पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है, अब जब वो धुरी पर घूमती है तो पवनों की दिशा को रिफ्लेक्ट करती है। धुरी पर घूमने के क्रम में जो दिशा को रिफ्लेक्ट करने के क्रम में बल काम करता है, उसे ही कोरियोलिस बल कहा जाता है। और कोरियोलिस बल की प्रभाव से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, उनकी दिशा, उनकी जो भी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो चलती है, उस डायरेक्शन से दाईं ओर हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस ओर आएंगी, ये इस ओर प्रवाहित होती। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ये बाईं ओर होगी, इस दिशा। ठीक है, कहाँ की ओर? जो भूमध्य रेखा की ओर आ रही होती है। उपोष्ण कटिबंधीय रीजन से भूमध्य रेखा की ओर अगर प्रवाहित होती है, उनकी दिशा इस तरीके से हो जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय रीजन से अगर ध्रुवी रीजन की तरफ जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन ये दाईं ओर। ठीक है, और अगर यही उपोष्ण कटिबंधीय रीजन से ये ध्रुवीय रीजन पर जाती है, ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन इसका इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ मतलब किस तरफ? ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं उसके इस ओर। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम से किस ओर जा रही है? दक्षिण पूर्व की ओर भी जा रही है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, ये है कोरियोलिस बल का प्रभाव। कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से ही उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा बदलती है। अब उत्तरी गोलार्ध में जितना रीजन ये स्थलीय भूभाग है, दक्षिणी गोलार्ध में उतना स्थलीय या महाद्वीपीय भाग नहीं है, महासागरीय भाग की अधिकता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में विशाल महासागरीय भाग स्थित है और यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, इन पवनों में जो आपने गरजता चालीसा वाली बात जो की थी, वो दरअसल दक्षिणी गोलार्ध के लिए है। तो ध्यान रखें, अगर बात करें इस रीजन के संदर्भ में, इसमें क्या लिखा है, गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ये कहा उत्तरी गोलार्ध, नहीं, दरअसल ये दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है, ना कि उत्तरी गोलार्ध से। और कोरियोलिस प्रभाव के कारण पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, लिखा है, ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, ये दाईं ओर। अब दाईं ओर इसका मतलब कहां से चल रही है, ये चल रही है पूरब और उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर, जिससे वे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये आपके सामने सारी चीजें लिखी। उत्तरी गोलार्ध में जो पूर्वी पवनें हैं, जिन्हें हमने देखा व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, वो उपोष्ण कटिबंधीय रीजन से कहां की ओर, उच्च दाब से कहां की ओर बढ़ती हैं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर आती हैं, ठीक है, और ये चलती हैं। जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, जैसा कि हमने ये देखा भी, ठीक है, मैप में पढ़ा भी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रात में ठंडी सघन पवनों की घाटी में नीचे की ओर प्रवाह होने से घाटी समीर उत्पन्न होती है। दूसरा, दिन के समय जब पर्वतीय ढलानों का तापमान घाटी तल की तुलना में तीव्रता से बढ़ता है तब पर्वतीय समीर उत्पन्न होती है। तीसरा, पर्वतीय समीर और घाटी समीर के मिलने से स्थानीय दैनिक पवन प्रणाली का निर्माण होता है, जिसमें दिन और रात के बीच प्रवाह दिशा विपरीत हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 3। यानी यहाँ पर केवल 3 सेंटेंस क्या है, सही है। अब हम बात करते हैं घाटी पवन के बारे में, पर्वत यानी घाटी समीर और पर्वत समीर के बारे में। है क्या घाटी समीर? घाटी समीर का मतलब है कि मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ये घाटी वाला हिस्सा है, ठीक है। इस रीजन से जब मान लीजिए क्या हुआ, हवा गर्म हुई, ठीक है, तापमान मिला, यहाँ पर टेम्परेचर मिलने से हवा गर्म हुई, हवा गर्म होकर कुछ इस तरीके से पर्वत के सहारे ऊपर की ओर, ठीक है, घाटी से होते हुए इस तरीके से ऊपर की ओर। अब जो ये समीर चल रही है, जो पवन चल रही है, इसे कहते हैं घाटी समीर। ये होती है दिन की घटना। तापमान जब सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ने से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर की ओर जाती है, इसे हम घाटी समीर कहते हैं। अगर हम बात करें कि पर्वत समीर क्या है, ये है पर्वत, तो रात्रि के समय ये घटना घटित होती है। रात के समय यहाँ पर जो हवा गर्म होकर पहुंची थी, ये ठंडी हो गई और ठंडी होने के क्रम में ये हवा नीचे की ओर आएगी, ठंडी होकर हवा नीचे की ओर आती है, हमने पहले भी देखा, तो ये नीचे की ओर आएगी। अब ये जो पवन चल रही है रात्रि के समय, इसे कहा जाता है पर्वत समीर। इसे क्या कहा जाता है, पर्वत समीर। और आपने देखा कि ये दोनों घटनाएं दिन और रात दोनों की क्रम से मिलने से हुई है ना। तो हमने क्या देखा कि घाटी समीर जो है वो दिन में चल रही है, पर्वत समीर रात में चल रही है, और इन दोनों की प्रक्रिया जो इन दोनों के मिलने से होगी वो दैनिक चक्र को क्रिएट कर रहा है। यानी आप समझिए दैनिक चक्र में जो भी घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं, दोनों की वजह से हो रही है, घाटी समीर और पर्वत समीर की वजह से। यहाँ पर लिखा है रात में ठंडी के समय बात की गई, सघन पवनों की घाटी में नीचे की ओर प्रवाह होने से घाटी समीर उत्पन्न होती, गलत। नीचे की ओर उतरने से जो पवन बनती है वो पर्वत समीर कहलाती है, ठीक है। दिन के समय जब पर्वतीय ढलानों का तापमान घाटी तल की तुलना में तीव्रता से बढ़ता है तब पर्वतीय समीर उत्पन्न होती है। दिन के समय दरअसल घाटी समीर उत्पन्न होती है, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। पर्वतीय समीर और घाटी समीर के मिलने से स्थानिक दैनिक पवन प्रणाली का निर्माण होता है, जिसमें दिन और रात के बीच प्रवाह दिशा विपरीत हो जाते हैं। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में पवन समीर घाटी समीर दो स्थानीय पवनें हैं जो दैनिक चक्र पर एक के बाद एक उत्पन्न होती हैं। पहले कौन सी हुई, दिन के समय घाटी समीर हुई और फिर रात के समय पर्वत समीर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पर्वत समीर रात्रि में चलती है तथा घाटी समीर दिन में चलती है, इसलिए हमारा तीसरा कथन यहाँ पर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला कथन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
निरपेक्ष आर्द्रता से तात्पर्य वायु के एक निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा से है। दूसरा, सापेक्ष आर्द्रता में तापमान के साथ परिवर्तन होता है क्योंकि यह समान तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसकी अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता का अनुपात है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का दरअसल सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों, यानी यहाँ दोनों ही कथन सही है। यानी निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि वायु की प्रति इकाई वास्तविक जलवाष्प की मात्रा में, मान लीजिए वायु है, ठीक है, या हम समझते हैं कि ये वायु, ठीक है। अब इसकी प्रति इकाई, इकाई मतलब एक, आप कोई भी एक यूनिट मानेंगे जब, ठीक है, तो प्रति इकाई वास्तविक जलवाष्प की मात्रा, इस इकाई में कितनी वास्तविक रियल में जलवाष्प की मात्रा मौजूद है, वही उसकी निरपेक्ष आर्द्रता है। निरपेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में तापमान को साथ में नहीं लिया जाता, जबकि सापेक्ष आर्द्रता में यही तापमान को भी मापा जाता, तापमान के संदर्भ में ये मापा जाता। यानी सापेक्ष आर्द्रता में तापमान के साथ परिवर्तन होता है क्योंकि यह समान तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसकी अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता का अनुपात है। यानी बट्टी में जो लिया जाता है उसे ही कहा जाता है क्या? सापेक्ष आर्द्रता। दोनों सही है। निरपेक्ष आर्द्रता का तात्पर्य क्या है? वायु के निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, और इसमें तापमान के साथ परिवर्तन होता है, इसलिए ध्यान रखें तापमान को सापेक्ष आर्द्रता में लेकर चला जाता है क्योंकि यह समान तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसकी अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता, वास्तविक जो भी मात्रा है अब उतनी ही टेम्परेचर पर वो और कितनी ज्यादा नमी धारण कर सकती है, उसकी क्षमता का अनुपात होता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लेट सीमा की अंतः क्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अपसारी प्लेट सीमाएं विनाशात्मक क्षेत्र कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पुरानी सतह के विघटन के साथ प्लेट आंतरिक भाग में क्षिपित होती है। दूसरा, रूपांतरण प्लेट सीमाएं प्लेटों के पार्श्व संचलन से संबंधित होती है और यहाँ सामान्यतः कोई प्रमुख भू आकृतिक संरचना निर्मित नहीं होती। और तीसरा, अपसारी और अभिसरण दोनों सीमाएं ज्वालामुखी संचलन से संबंधित है जबकि रूपांतरण सीमाओं में आमतौर पर ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 2 और 3। पहला सेंटेंस यहाँ पर गलत है। कैसे? देखिए, अगर हम बात करें प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में 3 प्रकार से है, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण। अपसारी का मतलब क्या है? जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं यानी बीच का जो भी मलबा है, लावा है, वो ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, यानी नई प्रकार की एक भू आकृति का जन्म होगा, का निर्माण होगा। इसे विनाशात्मक नहीं कह सकते। ठीक है, तो अपसारी प्लेट सीमाएं विनाशात्मक क्षेत्र कहलाती हैं। ये दरअसल गलत है क्योंकि यहाँ पुरानी सतह के विघटन के साथ प्लेट आंतरिक भाग में क्षिपित होती है। ये गलत है। ठीक है, यहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और नई तरीके की जो आप कह सकते हैं भू आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसलिए ये विनाशात्मक नहीं है, इसे सृजनात्मक कह सकते हैं। दूसरा, रूपांतरण प्लेट सीमाएं यानी प्लेटें जब एक दूसरे से क्षैतिज रूप से क्षैतिज रूप से घर्षण करती हुई आगे बढ़ती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरण प्लेट सीमाएं। इसमें किसी भी प्रकार की ना तो भू परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही भू परपट्टी का ह्रास होता है। ध्यान रखिएगा। तो रूपांतरण प्लेट सीमाएं प्लेटों के पार्श्व संचलन से संबंधित होती हैं जहां सामान्यतः कोई भू आकृति संरचना निर्मित नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। तीसरा, अपसारी और अभिसारी। अब अभिसारी क्या है? अभिसारी मतलब 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, टकरा रही हैं और जो भारी प्लेट है वह क्षेपित होकर हल्की प्लेट के नीचे चली गई। अब ये प्लेट नीचे जाकर क्षेपण, जो सबडक्शन जो है, वहां पर बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा तापमान है, गलन होगा, फिर ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होंगी। ध्यान रखिएगा, जो अपसारी प्लेट सीमांत है वहां भी ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती है दूर होने के क्रम में। ठीक है, तो अपसारी और अभिसारी दोनों सीमाएं ज्वालामुखी संचलन से संबंधित है जबकि रूपांतरण सीमाओं में आमतौर पर ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती। ये बिल्कुल सही है, इसलिए दूसरा और तीसरा सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रभावी ऊर्ध्वाधर अपरदन वाली नदी की ऊपरी प्रवाह मार्ग में वी आकार की घाटियां निर्मित होती है। दूसरा, निम्न नदी प्रवाह क्षेत्र में अत्यधिक विसर्पित धाराओं की मुख्य धारा से अलग हो जाने के कारण गोखुर झीलों का निर्माण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नदियों की गति के संदर्भ में अगर हम बात करें वी आकार की घाटी, ठीक है, क्या है ये? इस तरफ भी पर्वत, इस तरफ भी पर्वत, ठीक है। नदी जो बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, पर्वतों का अपरदन करती हुई आगे बढ़ती है। अगर ये अपरदन क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, यानी इससे इस दिशा की ओर, ऊर्ध्वाधर यानी ये, ठीक है, क्षैतिज यानी ये। अगर ये अपरदन ऊर्ध्वाधर होगा यानी घाटी और गहरी होती चली जाएगी। अगर ये अपरदन क्षैतिज होगा तो घाटी और चौड़ी होती चली जाती है ना। तो वी आकार की घाटी के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रभावी ऊर्ध्वाधर अपरदन वाले नदी के ऊपरी प्रवाह मार्ग में वी आकार की घाटियां निर्मित होती हैं। पहला सेंटेंस हमारा सही है। और दूसरा, निम्न नदी प्रवाह क्षेत्र में, अब निम्न नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जो नदी नीचे समतल प्रवाह में बह रही है, ठीक है, उस रीजन की हम बात कर रहे हैं। अब ये नदी मान लीजिए बहुत अधिक, जो निम्न नदी प्रवाह है यहाँ पर ये क्षेत्र में, ये अत्यधिक विसर्पित धाराओं के रूप में कुछ इस तरीके से मान लीजिए बहती है, ठीक है। और कभी ऐसा हो जाए कि ये नदी जो है इस मार्ग का अनुसरण ना करते हुए, इस मार्ग का मान लीजिए अनुसरण ना करते हुए क्या हो, इस पुरानी धारा से ऐसे यहां पर मिल जाए, यहां मिलके आगे बढ़ने लगे, तो क्या होगा, अब यहां जब मिल गई तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो आपने देखा हिस्सा है, ये आगे अलग टूट कर हो गया, निकल गया। अब ये जो हिस्सा अलग टूट गया, इससे जो निर्मित बनी यही दरअसल गोखुर झील है। यही क्या है, गोखुर झील। चलिए अब मुझे एग्जाम्पल बताइए आप कमेंट सेक्शन में, गोखुर झील का भारत में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो जो नदी विसर्पित क्रम में टेढ़ी मेढ़ी चाल में आगे बढ़ती है, उसी क्रम में गोखुर झील का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अक्षय घाटी के ऊपरी भाग को और चौड़ा कर देता है, जब हम देखा हमने अक्षय के क्रम में, जिसके परिणाम स्वरूप वी आकार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का निर्माण होता है, ठीक है। वी आकार की घाटियों का निर्माण नदी के ऊपरी मार्ग में अपरदन क्रिया के कारण होता है। इस अवस्था में ऊर्ध्वाधर अपरदन पार्श्व अपरदन पर हावी हो जाता है, क्योंकि नदी अत्यधिक बल के कारण नीचे की ओर अपरदन करती है, और वी आकार की घाटी का निर्माण इसी क्रम में होता है। ध्यान रखिएगा, यह है गोखुर झील का एग्जाम्पल। ये नदी कुछ इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होकर आ रही है ना, और इसी क्रम में मान लीजिए ये अपने इस मार्ग का अनुसरण कर दे, तो ये जो निर्मित है यही है गोखुर झील, ठीक है। अंततः ये क्या है, नदी के निचले मार्ग में विसर्प अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। बाहरी अवतलाकार तट के साथ निरंतर अपरदन के कारण लूप तक ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जब ऐसा हो कि लगभग एक वृत्त जैसी घटना घटित हो गई, जब लगभग एक वृत्त का रूप नहीं ले पा रहा है, ये पूरी तरीके से एक वृत्त का रूप नहीं ले पा रहा है, अंततः नदी क्या होती है, पुराने लूप को छोड़कर विसर्प की सकरी गर्दन को काट देती है। तो ये जो सकरी गर्दन कट गई, अब ये बचा जो ये गोखुर झील है। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल नीनो के दौरान प्रबल उत्प्रवाह के कारण पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आने से फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि के साथ मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न या विकसित होती है। दूसरा, ला नीना के दौरान कम उत्प्रवाह के कारण पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह तक नहीं पहुंच पाता, जिसके परिणाम स्वरूप फाइटोप्लैंक्टन के घनत्व में कमी आती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न को हल करने के क्रम में ध्यान रखें कि दोनों ही सेंटेंस दरअसल गलत है। समझते हैं कि कैसे, क्या कहा गया है इसमें कि अल नीनो के दौरान प्रबल उत्प्रवाह के कारण पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आने से फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि के साथ मछलियों के अनुकूल परिस्थितियां बनती है। देखिए, अल नीनो की अगर हम बात करें, सदर्न ऑसिलेशन की घटना के क्रम में ये घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर में, इसके लिए हम एक इमेज देख लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, ये पूरा हमने मैप ऊपर देखा। सामान्य परिस्थितियों में ये क्या है, ये प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर में प्रबल व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा के साथ समानांतर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। समानांतर सामान्य परिस्थितियों में ये विषुवत रेखा पवनें क्या होती हैं, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
प्रवाहित होती हैं, जिससे दक्षिण अमेरिका के तट से, ये दक्षिण अमेरिका है, इसके तट से, ये तट है, किसका तट है? पेरू का तट है ना? इस तट से जो हमने देखा कि उष्ण जो सतही जल है ये इस तरफ बहता चला जाता है, यहां पर बन गया लो प्रेशर, क्योंकि उष्ण जल यहां बहकर आया, गर्म जल यहां बहकर आया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहां क्रिएट हो गया क्या? हाई प्रेशर। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है। लो प्रेशर, हवा ऊपर की ओर बढ़ी, अपने साथ जलवाष्प लेकर ऊपर उठी, संघनन की क्रिया हुई, बादल बने और बारिश हुई। ठीक है, इसी क्रम में इस रीजन में उष्ण कटिबंधीय जल प्रवाह एशिया की ओर प्रवाहित होता है। कहां से? इस ओर से, इस ओर इक्वेटोरियल, ये एशिया की ओर प्रवाहित होती है। एशिया वाला रीजन है, आप जानते ही हैं, यहाँ इस ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, इस क्रम में क्या होता है, जो ये पेरू का तट है यहाँ पर गहराई से फाइटोप्लैंक्टन ऊपर की ओर आते हैं और इस वजह से इस रीजन में मछली उत्पादन बढ़िया तरीके से होता है। तो गहराई से शीत व पोषक तत्व ऊपर की ओर भरपूर मात्रा में आते हैं। ये है सामान्य परिस्थिति। एलनीनो में क्या होता है? एलनीनो के दौरान जो ट्रेड विंड है, जिन ट्रेड विंड की हम बात कर रहे थे, जो यहाँ से यहाँ की ओर प्रवाहित होती हैं, ये ट्रेड विंड हो जाती है कमजोर। अब ये ट्रेड विंड अगर कमजोर हो गई तो यहाँ से जो जल है वो वार्म जल इस तरफ बहने लगता है और वार्म जल यहाँ से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब वार्म जल इस तरफ आया तो फाइटोप्लैंक्टन वाला जल ऊपर की ओर नहीं आ पाता, शीत जल और पोषक तत्वों से भरपूर जल ऊपर नहीं आ पाता। मछली उत्पादन के लिए ये ठीक क्रिया नहीं मानी जाती। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक इसकी उल्टा घटना हो जाती है ये। इसलिए जो हमारा पहला सेंटेंस है इसमें क्या लिखा है? अल नीनो के दौरान मछलियों की अनुकूल परिस्थितियां, ये गलत हो जाएगा। अल नीनो के दौरान मछलियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनती हैं। अब बात करते हैं लानिना के संदर्भ में। लानिना क्या है? जो सामान्य परिस्थितियों में घटना घटित हो रही थी इसी का और तेज हो जाना, यानी इसी जो हमने अभी विषुवत रेखा, जिन पवनों की हमने बात की थी, समानांतर जो पवनें चलती हैं यहाँ से विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिमी दिशा की ओर जो पवनें प्रवाहित होती हैं, उन्हीं पवनों के क्रम में क्या ध्यान रखना है कि ये ट्रेड विंड बहुत तेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा। अब ये ट्रेड विंड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, इसका मतलब यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और इसी का परिणाम है कि बहुत तेजी से इस ओर हवा चलने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। इस रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर जो शीत जल है, पोषक तत्वों से युक्त जल है, वो और ज्यादा ऊपर की ओर आता है। मछलियों के उत्पादन के लिए क्षेत्र है, लेकिन जहां बहुत अधिक वर्षा होती है वहां पर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ध्यान रखें। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? फाइटोप्लैंक्टन के घनत्व में कमी आती है। किसके संदर्भ में लिखा है? ये लानिना के संदर्भ में, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि लानिना में दरअसल फाइटोप्लैंक्टन में वृद्धि होती है, कमी नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को, जो आपके लिए प्रैक्टिस प्रश्न के रूप में, यानी आपको इसका जवाब कहां देना है? कमेंट सेक्शन में है। प्रश्न क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामान्यतः इन्हें वृत्ताकार समदाब रेखाएं, पवनों का उच्च वेग और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त परिसंचरण जैसी विशेषताएं होती हैं। दूसरा है, अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात परिवर्तनशील डोलरम क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी किनारों पर विकसित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ज्योग्राफी का लास्ट एपिसोड था। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एनवायरमेंट के 6th एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।